गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है पुनः नवीन सुबोध उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और बेटा केमिस्ट्री हमारे आपको पता है कि एक चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है, एल्कोहल फिनोल ईथर। दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल अम्ल, ठीक है। अब एल्डिहाइड कीटोन उसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन। और ये आपको पता है कि पढ़ने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले सामान्य परिचय होता है, वो हमने पढ़ा। उसके बाद नामकरण पढ़ा, रूढ़ पद्धति में नामकरण पढ़ा, आईपीएससी पद्धति में नामकरण पढ़ा। इसके बाद क्रियात्मक समूह की संरचना हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब फिर बनाने की विधि। बनाने की विधि में सबसे पहले हमने अल्कोहल के ऑक्सीकरण से पढ़ा। अच्छा, अल्कोहल का ऑक्सीकरण बहुत अच्छे से आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। KMnO4 K2Cr2 7 PCC, ठीक है ना, CrO3, इनकी उपस्थिति में ये ऑक्सीकारक हैं, इनकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो अल्कोहल से, प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। हमने ये भी आपको बताया कि अगर प्राथमिक अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करनी है तो ऑक्सीकरण PCC की उपस्थिति में करवाते हैं, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्यों? क्योंकि जो KMnO4 है वो प्रबल ऑक्सीकारक है और ये एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से जो एल्डिहाइड बनता है ना, उस एल्डिहाइड को आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। तो इसको अगर हमको ऑक्सीकरण कहां रोकना है, ऑक्सीकरण यदि हमें कहां पे रोकना है बेटा, एल्डिहाइड पे ही रोकना है, तो किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, PCC की उपस्थिति में। इसके बाद दूसरी विधि आपने पढ़ी एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। एक हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह, एक अल्फा हाइड्रोजन H2 बाहर निकलता है, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन बनता है, ठीक है। फिर हमने एल्कीन के ओजोनी अपघटन से पढ़ा। किससे पढ़ा, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। और इसमें बहुत अच्छी अपक्रिया, वैसे बहुत सरल थी, कल हमने आपको बताया, द्विबंध तोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है, एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, ये ओजोनी अपघटन है। तो उसमें पहले एल्कीन ओजोन से क्रिया करती है, ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड का जिंक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा, जल अपघटन कराते हैं और जिससे एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जल अपघटन है वो जिंक की उपस्थिति में ही क्यों कराते हैं, क्योंकि ओजोनाइड का जल अपघटन कराने पर हाइड्रोजन परऑक्साइड बाहर निकलता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं, जितनी भी परऑक्साइड है प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो इस हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऑक्सीकारक प्रभाव को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए ऑक्सीकरण जिंक की उपस्थिति में किया जाता है। जिंक क्या करता है, इससे क्रिया करता है और ZNO तथा H2O में परिवर्तित हो जाता है। ये अपक्रिया हम कल पढ़ चुके हैं। चौथी जो अपक्रिया बनाने की विधि हम पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे एल्काइनों के जलयोजन से, और उसमें हमने आपको लिखवा भी चुके हैं। और कल जो अपक्रिया आपने देखी तो मैंने आपको कहा था कि इस अपक्रिया को हम 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कल आपने देखा एथाइन का हमने जलयोजन करवाया, जल का योग करवाया। जल का योग या तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में या HgSO4 की उपस्थिति में। तो या तो आप अलग अलग जल का योग करवा दो इस पर, पहले एक अणु का फिर दूसरे अणु का, या फिर आप क्या है, दोनों अणुओं को एक साथ ले लो। देखिए, तो यहां पर ये दो बंद टूटेंगे, आपको पता है। और जल को हम कैसे लिख सकते हैं, HOH टूटेगा कैसे, प्लस माइनस, बंद एक कार्बन पर जाएंगे, जिस पे जाएंगे माइनस, दूसरे पर प्लस, तो CH2 CH OH OH अस्थायी जल के अणु का क्या होगा, निष्कासन। ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, कल अपक्रिया आप लिख चुके हो। और ये बनेगा हमारा, सॉरी, ये आएगा CH3 CHO एल्डिहाइड, ठीक है। कल मैंने क्या कराया था, पहले एक जल के अणु का योग करवाया था,
तनु H2SO4। फिर दूसरे अणु के जल का योग करवाया था, अस्थायी यौगिक जल के अणु का निष्कासन हुआ और एल्डिहाइड बना। कीटोन भी बनाने वाले हैं अभी हम। हमने कल आपको एक बात लिखवाई थी कि जो एथाइन है ना, एथाइन, केवल एथाइन के जलयोजन से एल्डिहाइड बनता है, बाकी के इससे उच्चतर कोई भी एल्काइन हो उनके जलयोजन से हमेशा कीटोन बनेगा। अभी देखेंगे हम। अच्छा, एल्काइन पर जल का जो योग है वो मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार होता है। मार्कोनी-कॉप का नियम क्या कहता है कि जल का धनात्मक भाग अर्थात प्रोटॉन अर्थात H+ आयन उस कार्बन पर जाएगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ठीक है, अब देखिए आप, यहां तक आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप इस प्रकार से, एक बात आपके दिमाग में आ रही है, यहां पर हमने जल के कितने अणु लिए, 2, और एक अणु वापस आ गया, तो ओवरऑल एल्काइन पर जल का योग करने के लिए हमें केवल एक अणु काम में आ रहा है जल का। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया को आप और अच्छे से तरीका से आप इस प्रकार लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा दिमाग आप खोल के रखना, क्योंकि इस जिस तरीका से मैं अभी करवाऊंगा ना दूसरे प्रकार से अभिक्रिया, वो आप पहले भी आदि अभिक्रिया जस्ट पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आदि अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। देखो क्या है, ध्यान से देखें। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बहुत सिंपल अभिक्रिया है बेटा। एथाइन एक्चुअल में अभिक्रिया होती ऐसे है। ठीक है, इस पर जल का योग करवाएंगे भाई, जल का योग तनु H2SO4 की उपस्थिति में। जल कैसे टूटेगा बेटा, H पर प्लस OH पर माइनस। अब यहां पर अगर आप देखोगे, मैं आपको कल ही बता चुका हूं, क्या बता चुके हैं हम कल, जो जब तक एल्काइन अकेला है उस पर किसी अभिकर्मक का आक्रमण नहीं हुआ है तो वो सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रह रही है। ठीक है, अब लेकिन जैसे ही इस जल का आक्रमण होगा, क्योंकि आपका दिमाग कर सकता है गुरुजी टूटेगा क्यों टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे, करता है ना मन। तो जब ये जल H+ और OH- आयन में टूटकर इस पर आक्रमण करता है ना, तो यहां पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा। अब विस्थापन जिस परमाणु पर होगा उस पर आएगा माइनस और दूसरे पर आएगा प्लस। नॉर्मली बंध के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु पर जाते हैं ऋणावेश और जिससे जाते हैं उस पर धनावेश। ठीक है, तो ये आपको स्टार्टिंग में आना चाहिए और हम एग्जांपल कराएंगे अभी, तब देख लेना आप। एथाइन है, तनु H2SO4 की उपस्थिति में आप जल का योग करा रहे हैं, जल टूट रहा है H+ OH- पर, इस पर आक्रमण करेगा माइनस प्लस। अब प्लस पर तो माइनस आके जुड़ेगा और माइनस पर प्लस आके जुड़ेगा। देखिए क्या बनेगा। अच्छा, जो बच्चे मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं ध्यान से सुने, मैं आपको क्या कह रहा हूं। जो बच्चा मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग का मतलब आप समझते हो, मैं बार बार, देखिए मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं, पर डे कहता हूं, पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपके पास बहुत सारा मटेरियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहुंच चुका है और फिर मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चल रहे हैं 12th के। 12th बेस पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, ये जो 4 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, लगभग 21 और 21 नंबर का आपका मटेरियल इनका रहेगा 12th में। 56 में से कितना रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप 56 में से लगभग 21 नंबर ये 4 चैप्टरों में से आपको मिलने वाले हैं। और यहां पर तो 12th में वेटेज तो 21 का है, लेकिन जो कंपटीशन बेस से जिन्होंने अपना टारगेट आगे रख रखा है, IIT नीट जिनका टारगेट है, तो मैं आपको बता दूं लगभग 50% मार्क्स जो हैं, लगभग 50% क्वेश्चन आपको ये 4 चैप्टर और 11th के 2 चैप्टर नंबर 12 और 13। तो मैं आपको 11th वाला भी साथ साथ, जो बाई चांस कोई टॉपिक आता है ना, तो मैं आपको पता लग गया होगा, मैं उसको भी साथ साथ आपको रिवाइज करवाता हूं।
समझाने की कोशिश करता हूं। आपको क्या करना है, आपको भी समझना है, आपको मेरे साथ आगे बढ़ना है। देखिए, अभिक्रियाएं बहुत सरल हैं, लोग कहते हैं कठिन है, लेकिन मैं आपको इतने सरल तरीका से इस एरिया में आपको इससे सरल तरीका से कोई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पहुंचाने वाला है, ठीक है। लेकिन पहुंचाने का मतलब आपके अंदर पात्रता का मतलब आपके पास समय बहुत है, आपके अंदर दिमाग भी बहुत है, समय भी आपके पास बहुत है। तो मेरा आप कहा माने तो इस समय का आप सदुपयोग करें। आपको पता है अगले एग्जाम फरवरी में ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके पास समय इस टाइम बहुत है, क्योंकि केवल 3 घंटे की क्लासें आपकी चल रही हैं, उसके अलावा बाकी का पूरा समय आपके पास है। तो आप एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को आप 2-2 घंटे पढ़ सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको कैसी भी प्रॉब्लम, आप मुझसे कांटेक्ट करें, कैसे भी कांटेक्ट करें, ऑन कॉल करें, आप मिल सकते हैं कैसे भी। वैसे में कोशिश ये रहती है ऑनलाइन क्लास में कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं आपको ये बात है क्यों कहा है, क्योंकि अगर आपने पिछला चैप्टर अगर पढ़ा है और रिवीजन किया है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें ये कौन आ गया है। अब इसको मैं आपको बता दूं क्या कहते हैं। देखिए, अब यहां पर क्या बना है, हमने एल्काइन पर तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल का योग कराया। वो अभिक्रिया मैंने 2 तरीका से जो करवाई थी, बहुत सरल तरीका था, ठीक है ना, बिल्कुल सरल इजी। आपने दोनों लिए, 2 पाई बंद तोड़े, जल के अणु का योग किया, अस्थायी यौगिक, जल के अणु का निष्कासन, एल्डिहाइड कीटोन। बिल्कुल सरल तरीका है, ठीक है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंपटीशन में अगर इस प्रकार से भी आता है, आपको ऐसे कहीं कोई मिलता है, तो आपको अच्छे से भी आना चाहिए। एक अभिक्रिया आप कई तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनो, एल्काइन पर जल का योग करवाया, जल का योग करवाया, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो द्विबंध। आपको पता है आईपीएससी पद्धति में नामकरण के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन उनका एक वेस नियम है, मुख्य आधार है नाम लिखने का, जो मैंने आपको शायद पहले ही बताया था और अब भी बता रहा हूं। सबसे बीच में हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन चयन, हाइड्रोकार्बन चेन, चैन माने मुख्य श्रृंखला। उससे पहले हम क्या लिखते हैं बोलो, प्रतिस्थापियों को। पता है सबको भाई, मुख्य श्रृंखला से पहले हम क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी को भी किस क्रम में लिखते हैं बोलो, अल्फाबेट क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। और मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में फिर अनुलग्न लगाते हैं हम, और अनुलग्न होते हैं 2 प्रकार के, प्रथम अनुलग्न और द्वितीय अनुलग्न। आपको बता दें, प्रथम अनुलग्न या तो एन होगा या ईन होगा या आयन होगा। द्वितीय अनुलग्न किसका होगा, क्रियात्मक समूह का होगा। ये मुख्य आधार है। लेकिन इसको आप जब समझ सकते हैं जब आपने, और आप तो समझ सकते हैं क्योंकि आप 12th 11th पास करके आए, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको धीरे धीरे करके सारी आईपीएससी धीरे धीरे आपको बता भी रहा हूं, जहां जो प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, इसमें 2 अनुलग्न है, कौन कौन से भाई, एन तो है नहीं, डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा, और एक ऑल, तो ईन और ऑल 2 अनुलग्न, ईनॉल। तो इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, ईनॉल। एथीन, एथ प्लस ईन प्लस ऑल, एथीनॉल कहेंगे इसका तो प्रॉपर नाम, एथीनॉल। लेकिन कॉमन कोई भी एल्कीन है, कोई भी एल्कीन है और उस पर OH है, तो उनको क्या कह देते हैं हम, एल्कीन, और उन पर कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ऑल, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एल्कीनॉल। और कॉमन इसको हम क्या कह देते हैं, ईन प्लस ऑल, ईनॉल, एल्कीनॉल या ईनॉल, ईन प्लस ऑल, ठीक है। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, ईन प्लस ऑल। अब एल्कीन आगे लगा दोगे आप, तो इनको हम एल्कीनॉल या ईनॉल हम कहते हैं, ठीक है ना।
अब आप दिमाग लगाइए, आपका ध्यान तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। आप थोड़ा सा बैक चलें। बैक कहां चलें? बोल एल्कोहलों के वर्गीकरण पर चलें। पहुंचिए एल्कोहलों के वर्गीकरण पर। तो एल्कोहलों के वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं ना, तो वहां पर हमने वर्गीकरण पढ़ा, कार्बन के प्रकार के आधार पर पढ़ा, और कार्बन के प्रकार के आधार के बाद किसके आधार पर पढ़ा? संकरण के आधार पर भी पढ़ा। और संकरण में हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जिसमें sp2COH प्रकार के अल्कोहल, जिसमें OH क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन से जुड़ा होता है? sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। तो यहां पे आप देखें, जो OH क्रियात्मक समूह है sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमने इसको सामान्य वाइनिल एल्कोहल कहा था, अगर आपको याद हो। और मैंने एक बात और लिखाई थी वहां, आप देखें, लिखाइए कि वाइनिल एल्कोहल जो है ये अस्थायी होता है। क्या होता है? ये अस्थायी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? पुनर्विन्यास हो जाता है। और पुनर्विन्यास कैसे होता है, देखिए मैं बता देता हूं। तो इसको मैं खोल के लिखना चाह रहा हूं भाई, देखो OH, इस पर 2 लोन पेयर होते ही हैं। तो इसमें पुनर्विन्यास कैसे होता है, देखिए पुनर्विन्यास कैसे होता है मैंने पहले भी बताया था, आपको फिर बता देता हूं। देखिए इस कार्बन को अगर आप देखोगे, इस कार्बन को, इसको थोड़ा सा अलग करके यहां दिखा देता हूं मैं, और फिर एक पद में वहां लिखा दूंगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CHO, देखो ये जो कार्बन है sp2 संकरित कार्बन है, ठीक है ना। अब इसकी विद्युतीयता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा? इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा? इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जब ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा ना, तो ध्यान से सुने, जब एक मिनट बेटा, जब ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इस कार्बन पर तो कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस। और इस पर आ जाएगा कौन सा? प्लस आएगा। इस पर तो कौन सा आ जाएगा? माइनस। और इस पर कौन सा आएगा? प्लस। तो जब इस कार्बन पर प्लस आवेश आएगा ना, तो ये जो ऑक्सीजन के पने, अब बिल्कुल रटना नहीं है आपको। देखिए ऐसा नहीं मैं इसको यहां समझा दूंगा, फिर इसके अलावा कोई आएगा तो आप कैसे करोगे? बोलो, रटना थोड़ी है। आप समझिए कि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर गए, तो इस कार्बन पर आ गया माइनस, और इस कार्बन पर आ जाएगा कौन सा? प्लस आएगा, क्योंकि जब ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। अब ये धनावेशित कार्बन है, ठीक है ना, ये अत्यधिक क्या है? विद्युत ऋणी है। अब ये क्या करेगा? अत्यधिक विद्युत ऋणी है, ये ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर दिख रहे हैं ना, उन लोन पेयरों को यहां ले लेगा। तो देखो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, कैसी? CH2, इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, CH डबल बॉन्ड O। अब इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर तो इसको दे दिए, लोन पेयर तो दे दिए, लेकिन इस पर क्या हो गया? बोलो, इस पर कौन सा आवेश आ गया? धनावेश आ गया। इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी हो गई। हो गई कि नहीं होगी? बोलो। ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आए, इस पर ऋणावेश, इस पर कौन सा आ गया? धनावेश। ये धनावेशित कार्बन अत्यधिक क्रियाशील है, इसकी विद्युतीयता बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा? इस ऑक्सीजन से लोन पेयरों को अपनी ओर ले लेगा। अपनी ओर लोन पेयर लिए तो ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन की तो औकात ही नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की। कितनी संयोजकता होती है ऑक्सीजन की? 2। यहाँ पर कितनी हो गई? 3। ये क्या करेगा? बोलो, इससे क्या करेगा? यहाँ से तो यहाँ गए, ये ऑक्सीजन अब क्या करेगा? इसको तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जो OH बंध के इलेक्ट्रॉन है ना, उनको खुद ले लेगा। OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को जब लेगा तो यहां से कौन निकलेगा? H+ निकलेगा। तो ये H+ कहां जाएगा? CH2 माइनस के पास जाएगा, और उत्पाद क्या बनेगा? देखना, CH3CH डबल बॉन्ड O, क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो इसको हम कैसे करते हैं? देखिए यही आप इसको एक ही पद में आप कर सकते हैं। मैंने समझाने के लिए आपको ये लिखा है, आप चाहें तो इसको देखिए, समझने के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं कहीं भी रफ में, या सरकारी जगह किसे कहते हैं पता है? कॉपी में सरकारी जगह क्या होती है?
जो हाशिया होता है ना ऊपर, वही ये तो यहाँ ये और ये चौड़ा हाशिया, तो इसको कहते हैं सरकारी जगह। क्यों कहते हैं भाई? ये हमेशा खाली रहती है, सरकारी जगह ऐसी पड़ी रहती है ना, तो ये खाली रहती है, तो कोई को कुछ काम करना होता है तो इनका यूज करते हैं। तो आप इसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर तीनों पदों को मैं इसमें लिखूंगा तो आपको बाद में याद करने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कितनी बड़ी अपक्रिया कर दी सर ने, है ना। तो इसको मैं एक ही पद में आपको यहाँ समझा दूंगा। हुआ कैसे है समझाने के लिए मैंने आपको ये इस प्रकार से लिखा है। तो क्या होगा देखिए, अब इस अपक्रिया में यहाँ इसकी विद्युतनीयता ज़्यादा है ना, पाइबंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे। जब इस कार्बन पर पाइबंद के इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। इस पर कौन सा आएगा? धनावेश। तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहाँ। और ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ चली जाएगी? इस कार्बन पर चली जाएगी। ये मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, वहां मैंने आपको लिखाया था कि ये जो वाइनिल अल्कोहल है अस्थायी होते हैं और ये पुनर्विन्यास द्वारा एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे में ऐसे चलते रहते हैं। वैसे अधिक स्थायी जो अवस्था है इनकी एल्डिहाइड है, चलते तो रहते हैं, लेकिन अगर अधिक स्थायी कौन सी? एल्डिहाइड। तो क्या बनेगा देखना, CH3C H डबल बॉन्ड O एथेनॉल। बोलो कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मैं कोशिश ये कर रहा हूं, मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको केमिस्ट्री में बहुत ही होनहार स्टूडेंट बना के भेजने की मेरी इच्छा है, दिली इच्छा है बेटा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप वो जरूर शेयर करें, मैं आपकी वो प्रॉब्लम यहीं के यहीं सॉर्ट आउट करूंगा। उसके बाद आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाना, कहीं किसी भी कोचिंग में अगर आप लेना चाहें 1 साल के लिए, वो लेना पड़ता है, थोड़ा प्रोसीजर है, क्या है, आप वहाँ जाके आप जब बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि आपको जो केमिस्ट्री यहाँ पढ़ाई गई है ना, इससे अच्छी केमिस्ट्री आपको कहीं नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? इससे सरल तरीका देखिए, मैंने आपको यही अपक्रिया एल्काइन के जलयोजन से अपक्रिया मैंने आपको 2-3 प्रकार से कराई है। सबसे सरल आपको मैंने करा दी। ठीक है, एक्चुअल में होती कैसे है, क्योंकि उसमें ओवरऑल एक जल के अणु का उपयोग हो रहा है, होती कैसे है वो मैंने आपको यहां बताई। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे क्या देखेंगे, एल्काइन है, तनु एस्टर की उपस्थिति में जल का योग होगा, इनॉल बनेगा, एल्किनॉल कहते हैं इसको, एल्किन प्लस ऑल, एल्किनॉल या इनॉल भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना। और ये पुनर्विन्यास द्वारा ये एल्डिहाइड में परिवर्तित हो गया कीटोन में। अच्छा, आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, ये तो आप जानते हो ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी। तो मैं दोनों तरीका से आपको भेज दिया, आप कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड होगा। कभी कभी कोई बच्चा बाई चांस कन्फ्यूजन में आ जाता है, अरे यार ये क्या कर दिया, CH डबल बॉन्ड कैसे हो गया, C, मतलब पढ़ता होता है। ठीक है ना। तो आप रटे ना, समझें, इस अपक्रिया को आप उतारें। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट अपक्रिया आपको कराने वाला हूं। देखिए, अभी तो हमने एथाइन से क्रिया कराई, कल भी करवाई, आज भी करवाई, आपको बताया एक्चुअल में कैसे होता है। अब मेरे हिसाब से आपको और सरल ये लगने लगी होगी। तो वैसे ये 11th की अपक्रिया थी, 11th में भी आप पढ़ चुके हैं इस अपक्रिया को। ठीक है, और इसकी आधा भाग आपको मैं थोड़ा सा पहले ही बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखो ये CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम क्या है? प्रोपाइन। नाम क्या है बोलो? प्रोपाइन। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं।
अब इस प्रोपाइन पर योग कराते हैं जल का योग, तनु H2SO4 HgSO4 किसी की उपस्थिति में करा सकते हैं आप, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। अभिक्रिया करने का तरीका आपके दिमाग में आना चाहिए। कोई सी अभिक्रिया है, आप इधर से चालू करके इधर चलें बैक। ये एल्काइन पर योग किसका हो रहा है? जल का। तो सबसे पहले आप जल के बारे में देखें, जल क्या है, कैसे टूटता है। जल टूटता है H+ और OH-, टूट गया। अभी जल इस पर आक्रमण करेगा तो यहां पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा। अब विस्थापन किधर होगा भाई, इधर होगा या इधर होगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा बताइए बताइए। तो मैं आपको बता चुका हूं और आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर एल्काइन या एल्कीन असममित है ना, और मैं इसमें लिखवा भी चुका हूं आपको, तो एल्काइन पर जो जल का योग है वो मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार होता है। जल का योग किसके अनुसार होता है? मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार होता है। और मार्कोनी-कॉप का नियम क्या कहता है भाई? धनात्मक भाग उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है, या कहें कि जल का प्रोटॉन जो है उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन और इस कार्बन पर एक भी नहीं है, तो ये जो H+ है इस कार्बन पर जाकर जुड़ना चाहिए। ये जो H+ है इस कार्बन पर जाकर जुड़ना चाहिए, और इस कार्बन पर ये H+ कब जाकर जुड़ेगा? जब ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे तो कौन सा आवेश आएगा? माइनस, और इस पर आ जाएगा प्लस। तो आपको पता है माइनस पर प्लस, प्लस पर माइनस। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH2OH, इन प्लस ऑल, एल्कीनॉल या इनॉल कॉमन, ठीक है। अब देखिए वही बात आपको पता है, ये कैसा है बोलो? ये अस्थायी होता है। इसमें क्या होगा, इसको खोल के लिख दिया मैंने, पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास कैसे होगा? देखिए ये बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे और OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य आएंगे, और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? इस कार्बन के पास आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैंने अभी आपको जो लिखा था ना, क्या उसको आप सरकारी जगह में लिख लेना, खोल के मैंने पूरा अभी आपको समझाया था, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन इसका ये सामान्य नाम है। ये आप तो ये अभिक्रिया लिख ली बेटा आपने, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। अब इसमें देखिए मैं आपको लिखवा चुका हूँ, कुछ पॉइंट आपको लिखवा चुका हूँ कि यहाँ पर अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो सिर्फ एथाइन से एल्डिहाइड बनेगा, बाकी के उच्चतर एल्काइन से आपको केवल कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? केवल कीटोन बनेगा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको क्या बता चुका हूँ, आप कैसे भी कर सकते हैं इस अभिक्रिया को। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि आप इसके एल्काइन पर 2 जल के अणु का योग कराओ, 1 जल के अणु का निष्कासन करो, एल्डिहाइड कीटोन बना दो, या फिर आप इसको इस तरीका से। होती कैसे अभिक्रिया? वो इस तरीका से होती है, तो मैंने आपको समझा दिया। उसमें भी आपको और ज़्यादा बड़ा स्टेप मैंने आपको अलग से करके बताया। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 4 विधियां थी। अब जैसे आप एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे इस पर हम करें, देखो CH3 CH, अब देखो ब्यूट 2 आयन, चलो एक एग्जाम्पल में करा देता हूं, कोई नहीं, बाकी का आप करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। जल का योग
U किसकी उपस्थिति में बोलिए? तनु H2SO4 की उपस्थिति में। मैंने कहा जल कैसे टूटेगा? H प्लस OH माइनस। यहाँ पर ये किधर भी पाई बंद के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जाएंगे जिस पर माइनस और दूसरे पर प्लस। प्लस पर जाके कौन जुड़ेगा? माइनस, और माइनस पर जाके जुड़ेगा प्लस। CH3CH डबल बॉन्ड OH CH3 इन प्लस और इनॉल। यहां पर क्या होगा देखना, इसमें क्या होगा? पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास कैसे होगा? देखिए, ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे, OH बंद के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और ये हाइड्रोजन यहां जाके जुड़ेगा। ब्यूटेन टू ऑन, या इसको आप ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें इस कार्बन पर यदि क्रियात्मक समूह है तो ब्यूटेन 2 ऑन आएगा, इस पर आएगा तब भी ब्यूटेन 2 ऑन आएगा, मतलब कोई दूसरी कंडीशन नहीं आएगी। तो ब्यूटेनॉन यदि कहीं भी लिखा हुआ है तब भी ये सही है। जैसे मैं आपको बता दूं, इसी बात पर नाम के बारे में बता रहा हूं, फिर इसको और समझाऊंगा कि कभी कभी बच्चे क्या परेशान होते हैं कि ये इसका आईपीएससी नाम क्या होगा, तो मैंने इसका आईपीएससी नाम लिखा प्रोपेनॉन। तो गुरुजी क्या इसका नाम प्रोपेन 2 ऑन नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है, ठीक है ना, बिल्कुल इसका अकॉर्डिंग टू नियम प्रोपेन 2 ऑन होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि कभी स्थितियां हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर एक ही श्रृंखला में स्थिति चेंज होने पर उसका नाम यदि चेंज होता है, स्थिति यदि चेंज होती है, क्रियात्मक समूह यदि कार्बन चेंज होता है, तो स्थितियां लगाते हैं। अब यहां पे देखो, इस कार्बन के अलावा कहीं पे ये डबल बॉन्ड O नहीं आएगा। प्रोपेनॉन, प्रोपेन 2 ऑन के अलावा इसमें कोई दूसरी संरचना नहीं बन सकती है कीटोन में, तो आप इसको सीधे प्रोपेनॉन लिख सकते हैं और लिखते भी हैं। तो यहां पर आपको 2 लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर लगाते हैं तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, और अगर ये से लिखते हैं तब भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो अब ये बीच बीच में बातें आपको यूं बताता हूं कि कुछ बच्चे मुझसे बार बार पूछ लेते हैं, तो मैं सोचता हूं कि वो प्रॉब्लम में सबको ही वो बातें बता दूं। तो देखिए आपको क्या हुआ, यहां पर कोई दिक्कत है क्या? एल्काइन है, सम्मत है, एक कार्बन पर जाएगा पाई बंद, जिस पर जाएगा ऋण आवेश, दूसरे पर धनावेश, धनावेश पर कौन जाके जुड़ेगा? माइनस, माइनस पर जाएगा प्लस, इनॉल बनेगा या एल्कीनॉल बनेगा, एल्कीनॉल भी कहते हैं इसको। पुनर्विन्यास होगा, ये अस्थायी होती है, ध्यान रखना, ये स्थायी होती है, ये लगातार एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, लेकिन ज्यादा स्थायी कौन है? ये, तो ये बना रहता है, ये बनता है, यहां से ये कम बनता है, इससे ये ज्यादा बनता है, इसलिए हमने इसको उत्पादी बनाया, ठीक है ना। तो ये क्योंकि आगे की बातें फिर अब मैंने आपको पूरा का पूरा इसको खोल के इसलिए बताया कि कहीं अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मैं आपसे एक बात और बोल रहा हूं बेटा, मैंने एथाइन का जलयोजन करवाया, प्रोपाइन पर जलयोजन कराया, यहां पर ब्यूट 2 आयन पर करवाया, चाहे ब्यूट 1 आयन पर भी आप करवा के देख सकते हो, उससे भी कीटोन बनेगा। ब्यूटेन 1 आयन पर अगर आप जल का योग करवाओगे तो उससे भी कीटोन बनेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि मैंने आपको लिखाया कि 2 कार्बन की जो एल्काइन है उसी से आपको एल्डिहाइड बनेगा, बाकी के सभी उच्चतर एल्काइनों से कीटोन बनेगा। और फिर एक शब्द में पुनः आपको बता दूं, क्योंकि रटने वाली बात नहीं है लेकिन बार बार कहने वाली बात है, उच्चतर का मतलब क्या होता है? उच्चतर का मतलब है जिस एक सदस्य के बारे में हम बात कर रहे हैं उस सदस्य से अधिक कार्बन के सदस्य की बात कहें तो उसको उच्चतर कहते हैं। जैसे मैं एथाइन की बात कर रहा हूं तो एथाइन में कितने कार्बन होते हैं? 2, तो 2 से अधिक कार्बन की जो एल्काइन है ना, उनका किसी का जलयोजन कराओ और कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो ये आप इसको उतार लें, और ये आपकी 4 अभिक्रियाएं हो गई हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने की विधियां हैं। अब इसके बाद जो हमारा प्रोसीजर होगा, अभी हमने दोनों बनाए, एल्डिहाइड और कीटोन, कौन सी अपक्रिया पढ़ी? जिसमें एल्डिहाइड भी बना और कीटोन भी बना। अब हम अपक्रिया वो पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि और फिर केवल कीटोन बनाने की विधि। उन रिएक्शनों से आप जिससे हम एल्डिहाइड बनाएंगे ना उससे कीटोन नहीं बना सकते, और जिससे कीटोन बनाएंगे उससे एल्डिहाइड नहीं बना सकते।
अभी जो 4 अपक्रियाएं आपने पढ़ी है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, एल्कीन का ओजोनी अपघटन और एल्काइन का जलयोजन, इन चारों से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। लेकिन आगे हम अलग अलग इनकी अपक्रिया पढ़ने वाले हैं। पहले ये अपक्रिया लिख लो और फिर आगे चलते हैं। ये लिख लिया बेटा। इसके बाद आप हेडिंग डालें इसके बाद हेडिंग डालेंगे केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि। केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, ठीक है। और इसमें नंबर 1 विधि है अम्ल क्लोराइड के अपचयन से। ध्यान से अब देखो, मैं आपको फिर क्या कह रहा हूं, प्रत्येक अपक्रिया में कोई ना कोई पुराना अवक्रिया का अंश आता जाएगा, ठीक है, 100% आता जाएगा अम्ल क्लोराइड के अपचयन से, ठीक है। और इसको हम, इसका एक नाम है अपक्रिया का, और वो है, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे, रोजेनमुंड अपचयन। ये नाम वाली अपक्रिया। देखो इसमें नेम रिएक्शन बहुत आएंगी आपको। नेम रिएक्शन का मतलब देखिए, 12th की अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो आपको जो रिएक्शनें आती है ना, तो कुछ रिएक्शन में आपको लिखा चुका हूं। आपको क्रियाकारक दिया, उत्पाद पूछा, उत्पाद दिया, क्रियाकारक पूछा, या ए दिया उससे बी पूछा, या ए देकर बी से सी, ऐसे आपसे पूछता है। या फिर आपको नाम, डायरेक्ट नाम से अपक्रिया पूछी जाती है। जैसे निम्न अपक्रियाएं लिखिए, रोजेनमुंड अपचयन, नाम से आ गया, कुछ नहीं लिखा, अम्ल क्लोराइड का अपचयन नहीं लिखा, केवल क्या लिखा, रोजेनमुंड अपचयन। तो नाम वाली अपक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें एल्डिहाइड में आपको बहुत सारी नाम वाली अपक्रियाएं मिलने वाली हैं, बहुत सारी नाम वाली अपक्रियाएं आपको इसमें मिलने वाली हैं। तो पहली ये है रोजेनमुंड अपचयन। अपक्रिया बड़ी सिंपल है। अपक्रिया क्या है, देखिए ये है अम्ल क्लोराइड। अच्छा ये तो आप देखिए, आप जानते हैं ना, अम्ल के 4 व्युत्पन्न होते हैं, एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड और हैलाइड। और यहां पे हमने हैलाइड में क्या हो सकता है, अम्ल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये तो यहां लिया है हमने अम्ल क्लोराइड। इनका आईपीएससी पद्धति में नाम लिखते हैं ना अम्ल क्लोराइड का, तो ऑयल क्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, ऑयल क्लोराइड। तो इसको हम कहते हैं एल्केनोयल क्लोराइड। एल्केनोयल क्लोराइड। और इस अम्ल क्लोराइड का यदि हम अपचयन करवाएं, क्या करवाएं भैया, अपचयन,
अच्छा, एक बात और सुनिए, अपचयन और ऑक्सीकारक बिना किसी उत्प्रेरक के नहीं होंगे। देखिए, अपचयन के लिए ऑक्सीकारक चाहिए, तो अपचयन जब हम करवाएंगे, अपचयन होगा पीड़ी तथा BaSO4, पीड़ी तथा BaSO4 की उपस्थिति में। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान क्या है, एल्कोहल बनाने की विधि जो हमने पहले करवाई थी आपको जस्ट पहले चैप्टर में, उसमें मैंने आपको अपचयन करवाया था Na की उपस्थिति में या Pt की उपस्थिति में या पीड़ी की उपस्थिति में। किसका अपचयन करवाया था भैया? एल्डिहाइड का करवाया था और कीटोन का करवाया था। ध्यान अगर आपको आ रहा है तो एल्डिहाइड का अपचयन जब करवा रहे थे तो प्राथमिक एल्कोहल बन रहा था उससे, और कीटोन का करा रहे थे तो उससे क्या बन रहा था? द्वितीयक एल्कोहल। अपचयन कैसे हो रहा था? देखो, ये टूट के H ऐसे, ये पहली अपक्रिया में आपको बताई। अब जो मैं आपको बात कह रहा हूं वो सुने, अम्ल क्लोराइड का अपचयन कराएंगे पीड़ी तथा BaSO4 की उपस्थिति में, तो अपचयन जब होगा ना तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और बनेगा कैसे? यहां पर ये बंध टूटता है और दो जो हाइड्रोजन है ना, ये वाली हाइड्रोजन, एक यहां और एक यहां। फिर सुन लो, ये जो दो हाइड्रोजन लिख रहा हूं, इन दो हाइड्रोजनों को लिख रहा हूं, यहां पर आपको H2 भी लिखा मिल सकता है, 2H भी लिखा मिल सकता है, टेंशन ना लें। तो यहां पर तो ये क्या निकल जाएगा बोलो? HCl के रूप में, HCl। ये H इससे जुड़ जाएगा, देखना क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, बड़ी सिंपल अपक्रिया है। अब एक बात देखो आप ध्यान से, पहले आप लिख लो, फिर एक एक दो दो पॉइंट में आपको लिखाऊंगा, फिर इसमें बहुत सारी चीजें, दो तीन चीजें मुझे आपको समझानी है। लिखिए, देखिए, जब अम्ल क्लोराइड का पीड़ी तथा BaSO4, पीड़ी को कहते हैं पैलेडियम, BaSO4 बेरियम सल्फेट, पीड़ी तथा BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाता है तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्डिहाइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखें आप, इस अभिक्रिया को रोज़ेनमुंड अपचयन के नाम से जाना जाता है। इस अभिक्रिया को रोज़ेनमुंड अपचयन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी पहले ये अपक्रिया उतारेंगे आप, और आप इसमें देखिए, आप दिमाग लगाइए, आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? आता है तो आप सोचें, तब तक मैं आपको फिर बताऊंगा क्वेश्चन क्या दिमाग में आपका आना चाहिए था और उसका आंसर क्या है। पहले ये अपक्रिया लिख लें, फिर अगली चलेंगे अपनी इसी में। देखो, पहली बात तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे और उसी में समझा दूंगा आपको। इसका नाम एथेनोयल क्लोराइड,
या इसको अपन एसिटिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड, सामान्य नाम है एसिटिल क्लोराइड। इसका अपचयन कराएं पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो कैसे होगा? वही तरीका है, जो दो हाइड्रोजन है ना, वो एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ ये किसके रूप में निकलेगी बोलो? HCl, और H यहाँ जाएगा, एसिटेल्डिहाइड। अब देखिए ये अपक्रिया है। अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यहां पर अपचायक कौन है? आपको पता है, यहां पर अपचायक है पीढ़ी। अपचायक कौन है यहां पर? पीढ़ी। ये अपचायक है कौन कौन से होते हैं? Ni, निकेल होता है, प्लेटिनियम होता है, पैलेडियम, ये अपचायक हैं। जब पीढ़ी अपचायक यहां है तो इसके द्वारा अम्ल क्लोराइड का क्या करा रहे हैं? हम अपचयन करा रहे हैं, है ना। और अपचयन से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। तो यहां पर BaSO4 का उपयोग क्यों किया जा रहा है? यहां पर बेरियम सल्फेट का उपयोग अपचायक के साथ क्यों किया जा रहा है? तो आप थोड़ा दिमाग लगाएं इसमें। बेरियम सल्फेट का अपचयन, बेरियम सल्फेट का उपयोग क्यों किया जा रहा है? तो अगर आप देखें, जो अपक्रिया मैंने आपको एल्कोहल बनाने की विधि में आपको करवाई थी, एल्डिहाइड का अपचयन करवाया था किसकी उपस्थिति में बोलो? पीडी, पीटी, Ni की उपस्थिति में। तो ये RCH2OH, ये मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपकी कॉपी में लिखी हुई है। क्या है अपक्रिया? ध्यान से देखें। अभी हमने अम्ल क्लोराइड का अपचयन करवाया पीढ़ी तथा BaSO4 की उपस्थिति में। अपचयन से क्या बना? एल्डिहाइड। अब यहां पे देखो, उससे जस्ट पहले मैं आपको अपक्रिया करा चुका हूं। कौन सी? एल्डिहाइड का अपचयन पीढ़ी की उपस्थिति में, क्या बना? एल्कोहल। क्या ऐसा हो सकता है कि उस चैप्टर में हमने पीढ़ी की उपस्थिति में अपचयन कराया और एल्कोहल उत्पाद बना एल्डिहाइड से? ठीक है। और यहां पर अगर माना, थोड़ी देर के लिए मैं आपसे बात करूं, अगर हम यहां पर BaSO4 ना लें, तो एक बात तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो BaSO4 है, आपने उत्प्रेरक सुना है। उत्प्रेरक दो प्रकार के, एक तो अपक्रिया को बढ़ाते हैं और एक उसके प्रभाव को क्या कर देते हैं? प्रभाव को घटा देते हैं, तो उनको कहते हैं उत्प्रेरक विष। यहां पर BaSO4 उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य कर रहा है। कैसे? अगर हम अपचयन किसकी उपस्थिति में करवाएं? पीढ़ी की उपस्थिति में करवाएं, तो पीढ़ी क्या है? प्रबल अपचायक है। प्रबल क्या है? अपचायक। तो क्या होगा? ये जो अम्ल क्लोराइड से जो एल्डिहाइड बनाए ना, तो पीढ़ी इसका आगे भी अपचयन कर देगा। देख लो ना, आपके सामने अपचयन हुआ पड़ा है। ये एल्डिहाइड है, पीढ़ी है, अपचयन कर देगा, क्या बना देगा? एल्कोहल। तो पीढ़ी जो उत्पाद बनेगा हमारा, एल्डिहाइड जो उत्पाद बनेगा, उस एल्डिहाइड को आगे किसमें? एल्कोहल में अपचयित कर देता है। इसलिए चूंकि हमको बनाना क्या है? एल्डिहाइड। क्या बनाना है? एल्डिहाइड। ठीक है ना। उत्पाद क्या बनाना है? एल्डिहाइड। तो अपक्रिया को यहीं रोकना है एल्डिहाइड तक, इसका आगे अपचयन ना हो। इसलिए BaSO4 का उपयोग इसके अपचयन में किया जाता है पीढ़ी के साथ। BaSO4 क्या करता है? पीढ़ी की अपचायक सामर्थ्य को घटा देता है। यहां पर किसके रूप में काम आता है BaSO4? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहां पर BaSO4 किसके लिए, किसके काम आता है? अपचायक, उत्प्रेरक विष के रूप में पीढ़ी की अपचायक सामर्थ्य को कम करने के लिए काम आता है, जिससे कि अम्ल क्लोराइड के अपचयन से क्या प्राप्त हो? हमको एल्डिहाइड उत्पाद ही प्राप्त हो। तो एक बात तो ये रही। दूसरा आपको बताएं, अभी हमने कितने कार्बन का अम्ल क्लोराइड लिया है? 2 कार्बन का। तो क्या आप ये अपक्रिया उतार लें, ये लिख लेंगे, पहले मैं बता दूं। क्या हम एक कार्बन के अम्ल क्लोराइड से, एक कार्बन के अम्ल क्लोराइड का अपचयन कराएंगे तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है क्या कि
रोजेंड-मुंड अपचयन अपक्रिया द्वारा फॉर्मएल्डिहाइड का निर्माण हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आंसर क्या है? नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? क्योंकि रोजेंड-मुंड अपचयन किसका किया जाता है? इसमें अम्ल क्लोराइड का। तो अम्ल क्लोराइड में आपको बता दूं, जो एक का मेथेनोइल क्लोराइड होता है जिसको फॉर्मिल क्लोराइड भी हम कहते हैं, ये कमरे के ताप पर अस्थायी होता है जब इसका अस्तित्व ही नहीं है। जब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो इसका अपचयन कहाँ से होगा? और जब इसका अपचयन नहीं होगा तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसमें दो बातें कि इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए कई बार पूछे गए हैं बेटा एक एक नंबर में, कि रोजेंड-मुंड अपचयन जो है उसमें BaSO4 का उपयोग पीढ़ी के साथ क्यों किया जाता है? तो उत्प्रेरक विष के रूप में। उत्प्रेरक विष के रूप में क्यों? क्योंकि पीढ़ी प्रबल अपचायक है और ये अपक्रिया में बनने वाले एल्डिहाइड को आगे अल्कोहल में अपचित कर देता है, इसलिए इसके अपचायक सामर्थ्य को घटाने के लिए उत्प्रेरक विष के रूप में BaSO4 का उपयोग किया जाता है, जिससे मुख्य उत्पाद हमारा क्या प्राप्त हो? एल्डिहाइड। अभी लिखा दूंगा मैं आपको। और दूसरा क्वेश्चन कि इस अभिक्रिया द्वारा क्या हम फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड, इस अभिक्रिया द्वारा यदि हमको फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो फॉर्मिल क्लोराइड का अपचयन कराना पड़ेगा, लेकिन कमरे के ताप पर फॉर्मिल क्लोराइड होता ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये अभिक्रिया लिखें, फिर एक एग्जांपल और लिखाता हूं, फिर क्वेश्चन लिखा के लिखा देता हूं उसको। ठीक है, लिख लो आप ये। लिख लिया बेटा। इससे आप बेंज एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। देखिए कैसे। बेंजोयल क्लोराइड अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में? पीढ़ी तथा BaSO4 की उपस्थिति में। वही अपचयन कैसे होगा? ये दो हाइड्रोजन है ना, पुनः बता रहा हूँ, ये बंध टूटेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। ये दो हाइड्रोजनों को मैंने यहाँ बताया है आपको कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो ये मत सोचना कि ये दो हाइड्रोजन अलग और ये दो हाइड्रोजन अलग, चार हो गई, नहीं। इन दो हाइड्रोजन कहाँ पे जाके जुड़ती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये HCl, और ये क्या बन जाएगा? बेंजे एल्डिहाइड। ये भी इसका सामान्य नाम भी है, IPSC नाम भी है, पहले भी बता चुके हैं। और IPSC नाम इसका क्या होगा? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी होगा, ये भी होगा, और बेंजीन कार्बेल्डिहाइड कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये अपक्रिया लिख लें आप एक बार। और इसके नीचे एक क्वेश्चन लिख लें छोटा सा। अपक्रिया लिख लिया आपने, क्वेश्चन लिखो। रोजेंड-मुंड अपचयन द्वारा फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं, क्यों? रोजेंड-मुंड अपचयन द्वारा फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं, क्यों? तो कारण मैंने आपको बताया, जो फॉर्मिल क्लोराइड होता है, या इसको कहते हैं मेथेनोइल क्लोराइड, वो कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। आंसर लिखो, फॉर्मिल क्लोराइड, ब्रैकेट में लिख लेना HCOCl। फॉर्मिल क्लोराइड का कमरे के ताप पर अस्तित्व संभव नहीं है। और जब इसका अस्तित्व भी संभव नहीं है, क्रियाकारक ही नहीं है, तो उत्पाद कहां से बनेगा? समझ गए भाई? जब ये होगा ही नहीं तो इसका अपचयन कहां कराएंगे? फॉर्मिल क्लोराइड का कमरे के ताप पर अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए
रोजेंड-मुंड अपचयन द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। रोजेंड-मुंड अपचयन द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिखें आप नीचे। लिखो, रोजेंड-मुंड अपचयन अभिक्रिया में BaSO4 का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? रोजेंड-मुंड अपचयन अभिक्रिया में BaSO4 का उपयोग क्यों किया जाता है? लिखो आंसर। क्यों किया जाता है? मैंने आपको क्या कहा कि जो पीढ़ी है ना, ये पीढ़ी क्या है? प्रबल अपचायक है। ये क्या करेगा? जो एल्डिहाइड बनेगा ना, उसको एल्कोहल में क्या कर देगा? अपचित कर देगा। और हम बनाने क्या चले थे? एल्डिहाइड बन क्या जाएगा? एल्कोहल। तो एल्डिहाइड पर ही इस अपक्रिया को रोकना है, तो इसकी अपचायक सामर्थ्य को घटाना पड़ेगा। तो ये उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है। आंसर आप लिखें, पीढ़ी मतलब पैलेडियम, पीढ़ी एक प्रबल अपचायक है। पीढ़ी एक प्रबल अपचायक है जो कि अभिक्रिया में बनने वाले एल्डिहाइड को, पीढ़ी एक प्रबल अपचायक है जो कि अभिक्रिया में बनने वाले एल्डिहाइड को आगे एल्कोहल में अपचयित कर देता है। आगे एल्कोहल में अपचयित कर देता है। अतः पीढ़ी की अपचायक सामर्थ्य को कम करने के लिए, पीढ़ी की अपचायक सामर्थ्य को कम करने के लिए उत्प्रेरक विष के रूप में, पीढ़ी की अपचायक सामर्थ्य को कम करने के लिए उत्प्रेरक विष के रूप में BaSO4 का उपयोग किया जाता है, जिससे अभिक्रिया में एल्डिहाइड उत्पाद ही प्राप्त हो, जिससे अभिक्रिया में एल्डिहाइड उत्पाद ही प्राप्त हो। तो ये अपने दो क्वेश्चन हो गए हैं। और अभी हमने आपको बताया था, पहले भी बताया कि 4 अपक्रियाएं तो हमने क्या पढ़ी थी, जिसमें एल्डिहाइड भी बना और कीटोन भी बना। ठीक है, अब हम अपक्रियाएं कौन सी पढ़ रहे हैं? जिसमें केवल एल्डिहाइड बनेगा। तो आपका अगर क्वेश्चन आए कि क्या गुरुजी इससे हम कीटोन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब जो अपक्रिया हम पढ़ रहे हैं वो केवल एल्डिहाइड बनाने की पढ़ रहे हैं। अभी इसमें कई अपक्रिया, बहुत अच्छी अपक्रिया हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कुछ अपक्रियाएं ऐसी पढ़ेंगे जो केवल कीटोन बनाने की विधि होंगी। ठीक है, लेकिन आप एक बात जरूर ध्यान रखें, फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जितना पढ़ा दिया उसको पढ़ें जरूर। कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसको अभी समाप्त करते चलें। आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए, आप जो क्वेश्चन हैं वो आप क्वेश्चन करके देखिए, सारे क्वेश्चन आपके होंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।